अगर आज रात आप सोएं और सुबह आंख खुले और खिड़की के बाहर वही सड़क हो, वही इमारतें हों, वही आसमान हो, लेकिन एक चीज ना हो, इंसान। ना आवाज, न भीड़, न हॉर्न, न किसी के कदमों की आहट, तो सबसे पहला सवाल क्या होगा? क्या आप खुद से कहेंगे मैं बच गया, या फिर मैं अकेला रह गया? क्योंकि प्रलय हमेशा आग, धमाके और चीखों के साथ नहीं आता। कई बार वो इतनी खामोशी से आता है कि दुनिया वैसी की वैसी रहती है, बस उसके भीतर से इंसान गायब हो जाता है। सड़कें खड़ी रहती हैं, लेकिन उन पर चलने वाला कोई नहीं। घर खड़े रहते हैं, लेकिन उनके भीतर हंसी नहीं। मोबाइल टावर आसमान छूते हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं। मंदिर, मस्जिद, चर्च वहीं होते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं। और इस खामोश स्थिरता के बीच पृथ्वी पहली बार ऐसी दिखती है जैसे उसने कोई भारी बोझ उतार दिया हो। क्योंकि सदियों बाद हवा बिना धुएं के बह रही है, नदियां बिना जहर के बह रही हैं और जंगल बिना डर के शहरों की ओर लौट रहे हैं। शीशे की इमारतों के बीच घास उगाई है, सड़कों के किनारे पेड़ों की जड़ें फैलने लगी हैं और जानवर जो कभी इंसान की परछाई से भी कांप जाते थे, अब खुलेआम घूम रहे हैं, मानो उन्हें याद ही न हो कि कभी कोई प्रजाति थी जो खुद को इस ग्रह का मालिक समझती थी। ये वो पृथ्वी है जहां समय तो चल रहा है, लेकिन घड़ी नहीं, जहां सूरज उगता है लेकिन किसी के ऑफिस जाने के लिए नहीं, जहां बारिश होती है लेकिन किसी के भीगने के लिए नहीं, और जहां रात होती है लेकिन किसी की नींद टूटने के लिए नहीं। और इसी दुनिया में किसी एक कमरे में, किसी एक बिस्तर पर वो आखिरी इंसान आंख खोलता है। उसे अभी पता नहीं कि वो इतिहास का आखिरी अध्याय है। उसे बस इतना लगता है कि आज सब कुछ बहुत शांत है, बहुत ज्यादा शांत, जैसे दुनिया ने सांस रोक ली हो। शुरुआत में ये शांति राहत देती है, न झगड़े, न खबरें, न डर। लेकिन बहुत जल्दी यही शांति सवाल बन जाती है। क्योंकि जब सुनने वाला कोई ना हो तो आवाज का क्या मतलब? जब देखने वाला कोई ना हो तो अस्तित्व का क्या अर्थ? और जब गवाह कोई ना हो तो जिंदा रहने का क्या सबूत? इस पृथ्वी पर सब कुछ मौजूद है, ज्ञान, मशीनें, किताबें, स्मृतियां, लेकिन उन्हें समझने वाला, याद रखने वाला, आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं। और यहीं से पहला बड़ा टकराव शुरू होता है, प्रकृति बनाम इंसान की बनाई सभ्यता। इंसान ने सदियों तक खुद को पृथ्वी का केंद्र माना। उसने पहाड़ काटे, नदियां मोड़ी, जंगल जलाए, और अब जब वो गायब है तो पृथ्वी न रो रही है, न ढह रही है, बल्कि चुपचाप खुद को ठीक कर रही है, मानो कहना चाहती हो तुम जरूरी थे लेकिन अनिवार्य नहीं। और इसी एहसास में एक डर छुपा है, क्योंकि अगर पृथ्वी इंसान के बिना चल सकती है तो इंसान पृथ्वी के बिना क्यों नहीं? और अगर इंसान पृथ्वी पर अकेला रह जाए तो क्या वो खुद को इंसान कह पाएगा? इस खामोश दुनिया में हर चीज सवाल बन जाती है। क्या सभ्यता सिर्फ भीड़ का नाम है? क्या इंसानियत बिना इंसानों के संभव है? क्या इतिहास तब भी इतिहास कहलाएगा जब उसे पढ़ने वाला कोई ना हो? और जैसे जैसे दिन ढलता है, शहर की ऊंची इमारतों पर सूरज की आखिरी रोशनी पड़ती है। शीशों में चमक तो होती है लेकिन परछाई नहीं, सायरन नहीं बजते, खिड़कियां नहीं खुलती, और इस अजीब सन्नाटे में पहली बार यह एहसास जन्म लेता है कि प्रलय का सबसे डरावना रूप विनाश नहीं होता, वो होता है अकेलापन। क्योंकि खंडहर डराते नहीं, डराती है वो खामोशी जिसमें कोई आपको याद नहीं करता। और यही इस कहानी की शुरुआत है, एक ऐसी पृथ्वी की कहानी जो जीवित है, हरी भरी है, सांस ले रही है, और एक ऐसे इंसान की कहानी जो बच तो गया है लेकिन जिसे अभी ये समझना बाकी है कि बच जाना और सच में जिंदा रहना एक जैसी चीजें नहीं होती। क्योंकि सवाल अब ये नहीं कि प्रलय कैसे आया, सवाल ये है कि जब सब कुछ खत्म हो जाए और सिर्फ एक इंसान बचे, तो क्या वो दुनिया में अकेला खड़ा होकर ये कह पाएगा कि ये अब भी हमारी पृथ्वी है? जब वो आखिरी इंसान अगली सुबह उठता है तो पहले पल में उसे लगता है कि शायद कल का सन्नाटा बस एक अजीब सपना था। क्योंकि खिड़की से आती धूप वही है, हवा वही है, कमरे की दीवारें वही हैं, और सबसे बड़ी बात, वो खुद अब भी जिंदा है। कुछ सेकंड तक दिमाग यही मानने की कोशिश करता है कि सब ठीक है, कि दुनिया अचानक गायब नहीं हो सकती, कि कहीं ना कहीं लोग होंगे, शायद शहर के दूसरे हिस्से में, शायद किसी बेसमेंट में, शायद किसी पहाड़ के पीछे। और इसी उम्मीद के सहारे वो बाहर निकलता है, सड़कों पर चलता है, दुकानों के शटर उठाता है, कारों के दरवाजे खोलता है, रेडियो ऑन करता है, टीवी घुमाता है, लेकिन हर जगह वही जवाब मिलता है, खामोशी। फिर भी शुरुआती दिनों में ये खामोशी डरावनी नहीं लगती, बल्कि एक अजीब सी आज़ादी देती है, जैसे सारी दुनिया अचानक उसकी हो गई हो, जैसे हर घर खुला है, हर फ्रिज भरा है, हर दुकान मुफ्त है, और हर सड़क उसकी मर्जी से मुड़ सकती है। उसे खाना ढूंढने के लिए काम नहीं करना पड़ता, पैसे का कोई मतलब नहीं, घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि न देर है न जल्दी, बस समय है, बहुत सारा समय।
पहले कुछ दिन वो इसी भ्रम में जीता है कि मैं बच गया, कि शायद यही किस्मत थी कि सब खत्म होने के बाद भी उसे जीने का मौका मिला। और इस सोच के साथ वो अपने लिए एक रूटीन बनाता है। सुबह उठना, खाली शहर में घूमना, किसी ऊंची इमारत की छत पर खड़े होकर दूर तक देखना, रेडियो पर स्कैन करना कि कहीं से कोई आवाज़ आ जाए, और रात को किसी बड़े घर में सो जाना जहां कभी किसी परिवार की हंसी गूंजती थी। शुरुआत में ये सब किसी रोमांचक फिल्म जैसा लगता है, जैसे वो किसी पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया का हीरो हो, लेकिन धीरे धीरे इस रोमांच की परतें उतरने लगती हैं, क्योंकि हर दिन एक जैसा होता है, हर रास्ता बिना मंजिल का लगता है, और हर शाम वही सवाल लेकर आती है, आज मैंने किससे बात की। वो पहली बार तब ठहर कर सोचता है जब किसी सुपरमार्केट में खड़ा होकर उसे एहसास होता है कि यहाँ खाने की कमी नहीं है, कपड़ों की कमी नहीं है, सामान की कमी नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो पूरी तरह गायब है, दूसरा इंसान। और यहीं से खुशी में दरार पड़नी शुरू होती है, क्योंकि इंसान का दिमाग सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बना, वो प्रतिक्रिया चाहता है, जवाब चाहता है, किसी और की मौजूदगी चाहता है। शुरू में वो खुद से बात करता है, जोर से बोलता है ताकि आवाज़ गूंजे और उसे लगे कि कोई सुन रहा है। वो अपने कदमों की आवाज़ पर ध्यान देता है, दरवाजे बंद करते समय जानबूझकर आवाज़ करता है ताकि सन्नाटा टूटे, लेकिन सन्नाटा हर बार और गहरा होकर लौट आता है। कुछ दिनों बाद उसे एहसास होता है कि अब वो बोलता कम है और सोचता ज़्यादा है, और ये सोच धीरे धीरे सवालों में बदलने लगती है। अगर पूरी दुनिया खत्म हो गई तो क्या मेरा बचना वाकई कोई जीत है या सिर्फ एक लंबी सज़ा? वो कोशिश करता है कि खुद को व्यस्त रखे, किताबें पढ़ता है, गाड़ियां चलाता है, खाली थिएटर में फिल्में चलाता है, स्टेडियम में जाकर चिल्लाता है, लेकिन हर गतिविधि के अंत में वही खालीपन खड़ा मिलता है, क्योंकि हर मज़ा तब अधूरा हो जाता है जब उसे बांटने वाला कोई ना हो। पहले पहल वो सोचता है कि अकेलापन सिर्फ आदत की बात है, कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर रातें बदलने लगती हैं। रातें लंबी लगने लगती हैं, नींद बीच बीच में टूटने लगती है, और सपनों में लोग आने लगते हैं, वो लोग जिनसे उसने कभी ठीक से विदा भी नहीं ली थी। उसे याद आता है कि उसने कितनी बार भीड़ से शिकायत की थी, शोर से चिढ़ा था, लोगों से तंग आकर अकेले रहने की ख्वाहिश की थी, और अब जब उसे पूरी दुनिया का अकेलापन मिल गया है तो वही शोर, वही भीड़, वही बेकार लगने वाली बातें अनमोल लगने लगती हैं। एक दिन वो अचानक किसी खाली बस में बैठ जाता है और आगे की सीटों को देखता रहता है, जैसे कोई अभी आकर बैठेगा, जैसे कोई टिकट मांगेगा, लेकिन कुछ नहीं होता। और तभी पहली बार उसे डर लगता है, आग, बीमारी या भूख का नहीं, बल्कि इस एहसास का कि शायद यही उसकी जिंदगी है, हमेशा के लिए। उसे समझ में आने लगता है कि इंसान सिर्फ इसलिए नहीं जीता कि उसके पास खाने को है, बल्कि इसलिए जीता है क्योंकि कोई उसे देख रहा होता है, कोई उसे पहचानता है, कोई उसके होने की पुष्टि करता है। जब ये सब खत्म हो जाता है तो मैं भी धीरे धीरे धुंधला होने लगता है, क्योंकि जब कोई आपको नाम से ना पुकारे तो नाम का क्या मतलब, जब कोई आपकी गलती ना बताए तो सही गलत का क्या मतलब, और जब कोई इंतजार ना करे तो लौटने का क्या मतलब। इसी बिंदु पर मैं बच गया वाली खुशी पूरी तरह टूट जाती है, और उसकी जगह एक भारी सवाल आकर बैठ जाता है, अगर जिंदा रहने का कोई गवाह ना हो तो क्या जिंदा रहना वाकई मायने रखता है? और इस सवाल के साथ वो आखिरी इंसान पहली बार ये मानने लगता है कि शायद प्रलय के बाद की सबसे बड़ी त्रासदी भूख या विनाश नहीं थी, बल्कि ये थी कि दुनिया ने उससे वो सब छीन लिया जिसके बिना इंसान इंसान नहीं रह पाता, दूसरा इंसान। क्योंकि अब उसे साफ दिखने लगा है कि अकेलापन सिर्फ शरीर की स्थिति नहीं, दिमाग की दिशा है, और जिस दिन दिमाग ये मान ले कि वो पूरी तरह अकेला है, उसी दिन असली लड़ाई शुरू होती है, एक ऐसी लड़ाई जिसमें दुश्मन बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। और यहीं से कहानी मुड़ती है, क्योंकि अगला कदम अब दुनिया को समझने का नहीं बल्कि अपने ही दिमाग को संभालने का है। कुछ समय बीतने के बाद, कितना ये अब वो खुद भी नहीं जानता, उस आखिरी इंसान को ये एहसास होने लगता है कि दुनिया की खामोशी अब बाहर नहीं उसके भीतर उतर आई है, क्योंकि शुरुआत में जो सन्नाटा कानों में छुपता था अब वही दिमाग में गूंजने लगा है। पहले वो अकेला था, अब वो खुद से घिरा हुआ है, अपनी आवाज़ से, अपनी यादों से, अपने सवालों से। और यही वो मोड़ है जहां इंसान बाहरी दुनिया से नहीं अपने ही दिमाग से लड़ना शुरू करता है। शुरुआत बहुत मामूली होती है, इतनी मामूली कि उसे खतरे का एहसास भी नहीं होता। वो खुद से बातें करने लगता है, जोर से नहीं, बस होंठ हिलाकर, जैसे कोई सुन रहा हो, जैसे जवाब आने वाला हो। और जब जवाब नहीं आता तो वो खुद ही जवाब गढ़ लेता है।
पहले पहले ये आदत अजीब नहीं लगती, क्योंकि हर इंसान कभी न कभी खुद से बात करता है। लेकिन फ़र्क यहाँ ये है कि अब उसे रोकने वाला कोई नहीं, टोकने वाला कोई नहीं, ये बताने वाला कोई नहीं कि तुम ज़्यादा बोल रहे हो। धीरे धीरे ये बातचीत लंबी होने लगती है। वो सवाल पूछता है और खुद ही तर्क देता है, खुद ही सहमत होता है और कभी कभी खुद ही गुस्सा हो जाता है, जैसे उसके भीतर दो लोग बैठ गए हो, एक जो सवाल करता है और दूसरा जो जवाब देता है। आईना अब सिर्फ आईना नहीं रह जाता, वो उसमें खुद को देखकर रुक जाता है, आंखों में आंखें डालकर देर तक देखता है और कई बार उसे ऐसा लगता है जैसे सामने खड़ा इंसान उससे थोड़ा अलग है, थोड़ा ज्यादा थका हुआ, थोड़ा ज्यादा टूटा हुआ। उसे याद आता है कि पहले आईना सिर्फ शक्ल देखने के लिए होता था, अब वो पहचान ढूंढने की जगह बन गया है। क्या यही मैं हूं? इसी बीच यादें बिना इजाजत लौटने लगती हैं, वो यादें जिन्हें उसने कभी जरूरी नहीं समझा था। पुरानी बहसें, अधूरे रिश्ते, वो लोग जिनसे उसने आखिरी बार ठीक से बात नहीं की, वो शब्द जो कहे जा सकते थे लेकिन कहे नहीं गए। और अब जब दुनिया में कोई नया अनुभव नहीं बचा, तो दिमाग पुराने अनुभवों को ही बार बार चलाने लगता है, जैसे कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड। वो पाता है कि उसे भविष्य की चिंता नहीं सताती, क्योंकि भविष्य में कुछ है ही नहीं, लेकिन अतीत एक बोझ बनकर हर समय उसके कंधों पर टिका रहता है। रातें अब और भी अजीब हो गई हैं। कभी उसे लगता है कि किसी ने उसका नाम पुकारा, कभी किसी कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और वो अचानक उठकर दरवाज़ा खोल देता है, ये जानते हुए भी कि बाहर कोई नहीं होगा, फिर भी एक उम्मीद के साथ कि शायद इस बार होगा। ये भ्रम धीरे धीरे गहरे होने लगते हैं और सबसे खतरनाक बात ये नहीं कि वो आवाज़ें सुनता है, बल्कि ये है कि वो उनसे डरता नहीं, बल्कि उन्हें अपनाने लगता है, क्योंकि झूठी आवाज़ भी अब असली खामोशी से बेहतर लगने लगी है। वो चीज़ों को नाम देने लगता है, एक कुर्सी, एक दीवार, एक टूटी घड़ी, क्योंकि नाम देने से लगता है कि सामने कुछ है, और जहाँ कुछ होता है वहाँ बातचीत की संभावना होती है। कभी कभी वो जानबूझकर रेडियो चालू छोड़ देता है, भले ही उसमें सिर्फ शोर हो, क्योंकि उस शोर में उसे इंसानी मौजूदगी का भ्रम मिलता है। उसे एहसास होता है कि इंसान का दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, वो रिश्ते बनाने की मशीन है, और जब असली रिश्ते खत्म हो जाते हैं तो वो नकली रिश्ते गढ़ने लगता है। यहीं से पहचान का संकट शुरू होता है। जब कोई आपको नाम से न पुकारे तो नाम धीरे धीरे बेमानी हो जाता है। जब कोई आपकी गलतियों पर सवाल न करे तो सही गलत धुंधला होने लगता है। और जब कोई आपकी मौजूदगी को स्वीकार न करे तो मैं हूं का एहसास कमज़ोर पड़ने लगता है। कई बार वो खुद से पूछता है कि क्या वो अब भी वही इंसान है जो कभी भीड़ में चलता था, या वो किसी और चीज़ में बदल रहा है, एक चलता फिरता शरीर जिसमें यादों का बोझ तो है लेकिन दिशा नहीं। उसे ये भी समझ आने लगता है कि पागलपन कोई अचानक गिरने वाली चीज़ नहीं है, वो धीरे धीरे बहुत चुपचाप आता है, आदतों के रूप में, बातचीत के रूप में, सहारे के रूप में। सबसे डरावना पल वो होता है जब उसे ये ख्याल आता है कि अगर वो पूरी तरह टूट भी जाए तो उसे देखने वाला कोई नहीं होगा, बचाने वाला कोई नहीं होगा। और शायद यही ख्याल उसे और ज़्यादा अस्थिर कर देता है, क्योंकि इंसान का संतुलन भी अक्सर दूसरों की नज़र में ही बना रहता है। इस अवस्था में वो पहली बार ये मानने लगता है कि अकेलापन सिर्फ एक भाव नहीं है, वो एक प्रक्रिया है। पहले आप अकेले होते हैं, फिर आप खुद से बातें करते हैं, फिर आप खुद के जवाबों पर भरोसा करने लगते हैं, और फिर एक दिन आपको ये याद ही नहीं रहता कि चुप रहना कैसा होता है। और इसी एहसास के साथ उस आखिरी इंसान के सामने अब एक और डर खड़ा है, ये डर कि कहीं वो अपनी समझ खो न दे, कहीं वो उस सीमा को पार न कर जाए जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि जब दिमाग ही दुश्मन बन जाए तो उससे भागने के लिए कोई जगह नहीं बचती। और यहीं पर कहानी एक और मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहा कि दुनिया में क्या बचा है, सवाल ये है कि उसके भीतर क्या बचा है। और अगला सामना अब समय, शरीर और मौत जैसी उन सच्चाइयों से होने वाला है जिन्हें कोई भ्रम, कोई कल्पना, कोई आवाज़ टाल नहीं सकती। अब उसे ये भी ठीक से याद नहीं कि आखिरी बार उसने किसी दिन को किसी तारीख से जोड़ा था, क्योंकि जब देखने वाला कोई ना हो तो कैलेंडर कागज़ बन जाता है, और जब आगे बढ़ने के लिए कोई मंजिल ना हो तो समय बहता नहीं, बस जमा हो जाता है। शुरुआत में उसे लगा था कि समय सबसे बड़ा तोहफा है, कोई जल्दी नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, कोई इंतज़ार नहीं, बट धीरे धीरे यही समय सबसे भारी दुश्मन बन गया, क्योंकि हर दिन पिछले दिन जैसा है, हर सुबह वही खामोशी लेकर आती है और हर शाम वही सवाल छोड़ जाती है कि आज और कल में फ़र्क क्या था।
अब घड़ी की सुइयां चलती हैं, लेकिन उनके चलने से कुछ बदलता नहीं। सूरज उगता है और ढलता है, लेकिन उसके साथ कोई योजना नहीं बदलती, कोई मुलाकात तय नहीं होती, कोई कहानी आगे नहीं बढ़ती। और यहीं उसे एहसास होता है कि समय का असली मतलब घटनाओं से बनता है, और जब घटनाएं खत्म हो जाएं तो समय भी एक बोझ बन जाता है। इसी बीच शरीर अपनी मौजूदगी याद दिलाने लगता है, क्योंकि दिमाग भले ही भ्रम गढ़ ले, शरीर झूठ नहीं बोलता। थकान अब जल्दी आने लगी है, छोटी छोटी चोटें देर से भरती हैं, और वो दवाइयाँ जो कभी हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाती थीं अब सीमित हो चुकी हैं। उसे पहली बार ये ख्याल डराने लगता है कि अगर उसे बुखार आ गया, अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, अगर वो सीढ़ियों से गिर गया, तो उसे उठाने वाला, दवा देने वाला, अस्पताल ले जाने वाला कोई नहीं होगा। और यही सोच उसे समझा देती है कि अकेले इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बीमारी नहीं, बल्कि इलाज का न होना है। मशीनें अब भी हैं, जनरेटर, गाड़ियाँ, फैक्ट्रियाँ, बट वो भी धीरे धीरे जवाब देने लगी हैं, क्योंकि हर मशीन इंसान के हाथों की आदी होती है, रख रखाव की, मरम्मत की, और जब वो हाथ अकेले पड़ जाएं तो पूरी सभ्यता एक एक करके चुप हो जाती है। बिजली कभी आती है, कभी नहीं, पानी के सिस्टम कहीं कहीं काम करते हैं, कहीं नहीं, और उसे समझ आने लगता है कि इंसानी दुनिया किसी एक चीज़ से नहीं, बल्कि लाखों छोटे सहयोगों से चलती थी, और अब जब वो सहयोग टूट चुका है तो सारी बड़ी उपलब्धियां भी बेकार लगने लगी हैं। उसे याद आता है कि कभी लोग कहते थे इंसान सब संभाल लेता है, लेकिन अब वो खुद से पूछता है कि क्या एक इंसान सच में पूरी सभ्यता संभाल सकता है? क्या किताबों में भरा ज्ञान तब भी काम का है जब उसे सिखाने वाला कोई ना हो? क्या तकनीक तब भी ताकत है जब उसे ठीक करने वाले हाथ न हो? इसी सोच के बीच उसके भीतर एक अजीब सी थकान जन्म लेती है, शरीर की नहीं बल्कि अर्थ की थकान। वो अब सुबह उठकर उत्सुक नहीं होता, बल्कि उठना एक आदत बन गया है, जैसे सांस लेना, बिना किसी सवाल के, बिना किसी उद्देश्य के। कभी कभी वो जानबूझकर खुद को जोखिम में डाल देता है, ऊंची जगहों पर चढ़ता है, तेज गाड़ी चलाता है, सिर्फ इसलिए कि कुछ महसूस हो, क्योंकि गर्द भी अब उसे इस बात का सबूत लगता है कि वो अब भी जिंदा है। लेकिन हर जोखिम के बाद जब वो सुरक्षित बच जाता है तो राहत नहीं मिलती, बल्कि निराशा मिलती है, क्योंकि बच जाना अब खुशी नहीं, बल्कि कहानी को और लंबा खींच देने जैसा लगने लगा है। उसे एहसास होता है कि भूख से ज़्यादा खतरनाक खालीपन है, और मौत से ज़्यादा डरावना वो जीवन है जिसमें आगे देखने के लिए कुछ ना हो। इसी दौर में वो पहली बार ये सवाल पूछता है जिसे इंसान आमतौर पर दूसरों के बीच रहते हुए दबा देता है, अगर मैं कल ना रहूं तो क्या बदलेगा? और इस सवाल का जवाब डरावना है, क्योंकि जवाब है कुछ भी नहीं। पृथ्वी वैसे ही घूमेगी, सूरज वैसे ही उगेगा, पेड़ वैसे ही बढ़ेंगे। और ये समझ उसे भीतर से तोड़ने लगती है, क्योंकि इंसान की सबसे गहरी ज़रूरत ये होती है कि उसका होना किसी फ़र्क का कारण बने। अब जब ये फ़र्क गायब हो गया है तो जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली होने लगी है। वो मरना नहीं चाहता, लेकिन जीने की कोई वजह भी साफ नहीं दिखती। कभी कभी उसे लगता है कि शायद इंसान ने सभ्यता सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि वो इस सवाल से बच सके, ताकि काम, रिश्ते, लक्ष्य उसे ये सोचने का समय ही न दे कि वो क्यों जी रहा है। और अब जब सब छिन चुका है तो ये सवाल उसके सामने नंगा खड़ा है। इसी नंगे सच के साथ वो ये भी समझने लगता है कि इंसान अकेले पैदा हो सकता है, लेकिन अकेले जीने के लिए नहीं बना। और शायद यही वजह है कि अब उसका सबसे बड़ा डर भूख, बीमारी या दुर्घटना नहीं, बल्कि ये है कि कहीं वो धीरे धीरे जीने की इच्छा ही न खो दे। क्योंकि जब हर दिन एक जैसा हो जाए, जब हर सुबह बिना उद्देश्य की हो और जब हर रात बिना उम्मीद की हो, तो जिंदगी और मौत में सिर्फ सांसों की संख्या का रह जाता है। और इसी मोड़ पर कहानी अपने सबसे खतरनाक सवाल की ओर बढ़ रही है, वो सवाल जिसे पूछने से इंसान हमेशा डरता है। अगर कोई देखने वाला नहीं, याद रखने वाला नहीं और इंतज़ार करने वाला नहीं, तो क्या आखिरी इंसान एक दिन ये तय कर सकता है कि अब काफ़ी है? और यही सवाल हमें आखिरी अध्याय की ओर ले जाता है, जहां इंसान को पृथ्वी से नहीं, खुद से आखिरी फैसला लेना है। अब वो इस सवाल से भाग नहीं सकता, क्योंकि ये सवाल अब किसी अंधेरी रात में अचानक नहीं आता, बल्कि हर सुबह उसकी आंख खुलते ही उसके साथ जागता है। क्या मुझे आज भी उठना चाहिए? कभी ये सवाल इंसान को डराता था, अब ये थकाने लगा है, क्योंकि डर में भी एक ऊर्जा होती है, लेकिन थकान साबित करती है कि भीतर कुछ टूट चुका है। वो आखिरी इंसान अब भूख से नहीं मर रहा, बीमारी से नहीं लड़ रहा, बल्कि अर्थ के अभाव से धीरे धीरे गल रहा है। और यही सबसे खतरनाक
स्थिति है, क्योंकि जिस इंसान को जीने का कारण ना दिखे उसके लिए मरना अचानक नहीं बल्कि तार्किक लगने लगता है। उसे याद आता है कि पहले मौत का डर दूसरों से जुड़ा होता था, परिवार रोएगा, दोस्त याद करेंगे, किसी की जिंदगी बदलेगी। लेकिन अब जब दुनिया में कोई दूसरा नहीं बचा तो मौत भी निजी हो गई है। बिना दर्शक, बिना शोक, बिना निशान। वो ये सोचकर कांपता है कि अगर वो आज गिर पड़े और मर जाए तो उसकी लाश भी इतिहास नहीं बनेगी, वो बस धीरे धीरे मिट जाएगी, जैसे बारिश में मिटता हुआ कोई नाम। और यहीं पहली बार उसे एहसास होता है कि इंसान सिर्फ इसलिए नहीं जीता कि वो मरना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए जीता है क्योंकि वो याद किया जाना चाहता है, क्योंकि कोई उसके होने को स्वीकार करे, चाहे विरोध में ही क्यों ना हो। अब जब विरोध करने वाला भी कोई नहीं, बहस करने वाला भी कोई नहीं, तब जीवन एक लंबी खामोश गुफा जैसा लगने लगता है, जिसमें आवाज तो जाती है लेकिन लौट कर नहीं आती। कभी कभी वो खुद से पूछता है कि क्या जीना सिर्फ सांस लेने का नाम है, या फिर किसी के लिए होना जरूरी है? क्योंकि अगर कोई आपको देख ही नहीं रहा तो आपके होने और ना होने में फर्क क्या है? वो जानता है कि पृथ्वी उसके बिना भी चलेगी, पेड़ बढ़ेंगे, नदियां बहेंगी, मौसम बदलेंगे, और ये जानना उसे और छोटा कर देता है, क्योंकि सदियों तक इंसान ने खुद को ब्रह्मांड का केंद्र समझा था और अब उसे साफ दिख रहा है कि वो सिर्फ एक अस्थायी अध्याय था। लेकिन इसी निराशा के बीच एक आखिरी एहसास भी जन्म लेता है, धीरे धीरे, बहुत चुपचाप, कि शायद इंसान की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने जीवन को अकेलेपन के तराजू पर तौलने की कोशिश की, जबकि जीवन की कीमत हमेशा रिश्तों से तय होती रही है। उसे याद आता है कि भीड़ में रहते हुए उसने कितनी बार अकेलापन महसूस किया था, और अब पूरी दुनिया अकेलेपन में बदल चुकी है तो उसे समझ आता है कि समस्या दुनिया नहीं थी, समस्या वो दूरी थी जो इंसान इंसान के बीच बढ़ती गई। वो सोचता है कि अगर कभी कोई उसे सुनने वाला होता तो शायद ये सवाल इतना भारी ना होता, और इसी सोच में उसे पहली बार ये एहसास होता है कि शायद आखिरी इंसान होने का मतलब आखिरी सांस लेना नहीं बल्कि आखिरी गवाही देना है, इस बात की गवाही कि इंसान अकेले रहने के लिए नहीं बना। और यहीं कहानी अपने सबसे गहरे निष्कर्ष पर पहुंचती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं कि वो मरना चाहेगा या नहीं, सवाल ये है कि वो किस विचार के साथ जिंदा रहेगा। क्या वो इस सोच के साथ जिएगा कि जीवन व्यर्थ है क्योंकि कोई नहीं बचा, या इस एहसास के साथ कि जीवन का अर्थ ही दूसरों के साथ होने में था। और शायद इसी बिंदु पर यह कहानी हमें भी घेर लेती है, क्योंकि हम अभी अकेले नहीं हैं, हमारे पास लोग हैं, आवाजें हैं, रिश्ते हैं, फिर भी हम अक्सर शिकायत करते हैं, दूरी बनाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि एक दिन वही शोर, वही भीड़, वही झगड़े सबसे कीमती चीज लग सकते हैं। इस आखिरी इंसान की कहानी हमें ये नहीं बताती कि प्रलय के बाद क्या होगा, बल्कि ये चेतावनी देती है कि अगर हमने एक दूसरे से जुड़ना छोड़ दिया तो प्रलय बाहर से नहीं, भीतर से आएगा। और शायद यही इस पूरी यात्रा का अंतिम सत्य है कि इंसान का सबसे बड़ा डर मौत नहीं है, बल्कि ये है कि उसकी मौत का किसी पर कोई असर ना पड़े, और अगर असर ही ना पड़े तो जीवन भी धीरे धीरे असर खो देता है। इसलिए जब भी आप इस कहानी को सुनते हुए अपने आसपास देखें और किसी की आवाज, किसी की मौजूदगी, किसी की शिकायत भी महसूस करें, तो याद रखिए यही वो चीजें हैं जो आपको आखिरी इंसान बनने से बचा रही हैं, क्योंकि इंसान अकेले बच सकता है लेकिन अकेले रहकर इंसान नहीं रह पाता। और इसी विचार के साथ ये कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक सवाल छोड़ जाती है, अगर कल सब खत्म हो जाए तो क्या आज आप अपने लोगों को ये बता पाएंगे कि उनका होना आपके लिए मायने रखता है, या फिर ये सवाल भी किसी खामोश दुनिया में अनसुना रह जाएगा।